बोलो अभी। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है राज, आरजे राज। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। 194th एपिसोड है ये। Really want to thank my sponsors who make this show real strong every day. I'm really excited. 6 more episodes and I complete 200 episodes non-stop of 200 episodes of Raj Ki Baat on Facebook Live. I'm sure मार्क जुकरबर्ग भी अगर मेरे ये एपिसोड्स लगातार देखें तो बड़े खुश हो जाएंगे. बहरहाल, really want to thank my sponsors who make this sound a little more special. My food partner is Kakida Hotel, which is at Mount Road, now available on Swiggy as well. You can go for lunch and dinner as well. Really want to thank my sanitization partner RSMS, जिन्होंने अब तक अपने घर को सैनिटाइज नहीं करवाया है. प्लीज़ करवा लें, ज़रूरी है. My education partner is Globus ITI Kamptee, and my coaching class partner is Patil Classes. My cycle partner is Naresh Chandra and Company. So a lot of sponsors, but I'm really excited to it. And somebody who brings a smile on, that is a good club in Nagpur, which is called Rosetta Elite Club. बहरहाल, आज मेरे साथ जो मेरी मेहमान है, because we are celebrating the Lady Power Week. Now this lady is super powerful when it comes to her law, her interest and her education and her experience in the law fraternity. Everybody knows her, and also into her political work. Everybody knows her, and now since a very very long time she's been working socially as well, and with her social work everybody respects her. I'm talking about one of my favorite ex-corporator, but I want her to become a corporator, someone to whom I really respect from the bottom of my heart. That is none other than Advocate Rekha Parhate. Hello ma'am. थैंक यू. हेलो. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया. चलिए, आपसे मिलके हमेशा खुशी होती है. थैंक यू. जब हम जस्टिस फॉर ऑल कहते हैं तो कौन सी बातें रेखा मैम के जहन में आती है? जस्टिस फॉर ऑल का जब भी दिमाग में आता है दैट टाइम सिर्फ हम अन्याय होता है इज विक्टिम, सो वी आर हेल्पिंग टुडे. तो मैम, ये जो आपने शुरुआत करी जस्टिस फॉर ऑल की, जहाँ पर आपने कई सारी महिलाओं को, स्पेसिफिकली अगर महिलाओं की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस या उनका डिवोर्स या ये सब चीज़ों के ऊपर में, अगर उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो आप उनको हेल्प करती हैं, अगर मानसिक स्थिति भी नहीं है तो आप उनको काउंसिल करती हैं. तो हाउ डिड इट स्टार्ट एंड ये क्यों कोशिश करी आपने? एक्चुअली मैंने खुद ने MSW करी थी, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, 1988 में. उसके बाद मैंने अपना का जो है काम जो है एक्चुअली वो मैंने कॉलेज है मातृ सेवा संघ का एक प्रोजेक्ट था फॉन्डलिंग होम, मैंने जो अनाथ बच्चे रहते उनके लिए जी. तो वहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो गया. और फिर वो करते करते एक्चुअली हम लोग फिर पुलिस जो पर्सनल है पुलिस लाइन टाकरी में उनके फैमिलीज के साथ हमने काम स्टार्ट कर दिया. तो वहाँ पे फैमिलीज के साथ काम करते हुए हमें ध्यान में आ गया कि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है फैमिलीज में. अच्छा. और फिर वहाँ पे काउंसलिंग का काम हमारा लगातार चलते रहा. दैट टाइम टी सिंगारवेल सर जो थे वो यहाँ के CP थे नागपुर के. तो उनकी ये आइडिया थी कि नागपुर में जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स निकाले जाए जी. और जिनके कारण अभी एक्चुअली दैट टाइम ये प्रॉब्लम थी कि पुलिस स्टेशन में कोई भी फैमिली मैटर आता था और लड़की अगर बताती थी कि मेरे को इन लॉज फैमिली मेरे को बहुत तंग कर रही है या डाउरी मांग रही है, दिस काइंड ऑफ कोई भी कंप्लेंट, तो दैट पुलिस लोगों के पास इतना टाइम नहीं था. तो वो ऐसा करते थे कि 498 IPC का एक सेक्शन है 498 जी, उसमें उसका वो कंप्लेंट है वो दर्ज कर देते थे. और उसके कारण ये प्रॉब्लम होती थी कि गुस्से में बहुत बार कंप्लेंट हो जाती थी, पर एक बार ससुराल वालों के लोगों के खिलाफ
क्राइम अगर रजिस्टर्ड हो गया जी तो उसके कारण वो बड़े परेशान है और फिर गुस्सा कि इसने कैसे क्या हमारे खिलाफ ये सब कुछ कर दिया है। तो उसके लिए फिर अगर उसे लगता भी था कि नहीं ये गलत किया मैंने, तो वो उसके जाने के लिए दरवाजे बंद हो जाते थे। तो उसके कारण ये काउंसलिंग सेंटर जो है वो स्टार्ट हो गए 1995 में। अच्छा। टी सिंगारवन सर ने स्टार्ट किया वो। जी तो वही प्रोजेक्ट में हम लोगों को अंबाझरी पुलिस स्टेशन रविनगर, यहाँ पे हम लोगों को चांस मिला सर की वजह से, टी सिंगारवन सर की वजह से। और हमने तब से 1996 से हमारा काम स्टार्ट हो गया है। अच्छा। और तब से आज तक हम वो काम कर रहे हैं। और थ्रू दैट अभी हमारे पास मोर देन, मैं ऐसे बोलूँ कि मोर देन 10,000 केसेस हमारी हो गई होगी। ओह माय गॉड। हाँ, और उसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि थ्रू द काउंसलिंग एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना म्यूचुअली उसमें कैसा कर सकते हैं उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस था। तो जिसमें फैमिली में उनका रिकंसिलिएशन करना, या फिर बिल्कुल ही लगता था कि नहीं यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है दोनों का साथ में रहना, दैट टाइम उनको म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स करने के लिए ज़्यादा मत झगड़ा करो कोर्ट में जाके भी। उसमें तुम उनके पूरे जो प्रॉब्लम्स है जैसे चाइल्ड कस्टडी, उनका मेंटेनेंस, स्त्री धन, गिफ्ट आर्टिकल्स, ये सभी चीज़ें जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हम लोग करते थे। और कोर्ट में फिर फैमिली कोर्ट में केस डाल के उसको यानी एक्चुअली उनके ऑर्डर उनको हम देते थे। और जो लोगों को, जो औरतों को नहीं बिल्कुल यानी म्यूचुअल कंसेंट भी जिनको लेना नहीं है, तो दैट टाइम फिर उनके लिए जो भी मेंटेनेंस के लिए जाना, या फिर डिवोर्स के लिए है, या तो फिर चाइल्ड कस्टडी के लिए है। जी अभी जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है, उसके अंतर्गत केसेस डालना, ये सब काम हम लोगों का स्टार्ट हुआ। उसके लिए मैं ये फिर से थैंक्स मेरी टीचर गीता थैचिल, उनको मैं बहुत इसमें थैंक्स देना चाहूँगी, क्योंकि वो मैडम के कारण एक्चुअली ये प्रोजेक्ट में मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली उनकी। उसके बाद मेरा, हम लोगों ने जब कोर्ट का काम हम लोगों ने स्टार्ट किया, बेसिकली मैंने जब कोर्ट में जाना चालू कर दिया, दैट टाइम एडवोकेट फ्लेविया एग्नेस मुंबई से मजलिस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की वो डायरेक्टर थी जी। तो उनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। एडवोकेट फ्लेविया एग्नेस अभी बहुत ही वर्ल्ड फेमस ऐसे वो नाम है, जिन्होंने बहुत ही औरतों के लिए काम किया है, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और स्टिल हम लोग साथ में हैं फ्लेविया मैडम के साथ। तो एक ये क्या बोलेंगे हम कि एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल गया। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी कोई फैमिली में प्रॉब्लम आती है जी, लड़की जब घर में आ जाती है, तो लड़की घर में आई ये वाला एक टेंशन, उसके बाद उसका केस कोर्ट में डालना ये वाला अलग से टेंशन जी, फीस कौन देगा, वकील का क्या ये करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसे खूब बहुत सारे टेंशन लेके फैमिली चलती है जी, और उसके कारण वो लड़की जो है वो और भी बर्डनसम लगती है पेरेंट्स को। तो एक्चुअली हमारा ये जो जस्टिस फॉर ऑल जो ये हमारा एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उसमें हम लोगों ने जिनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है उनके केसेस हम फ्री में करते हैं। लाइक अभी हमारे पास 10 केसेस, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि 10 केसेस हमारे पास अगर आती है, उसमें से मिनिमम हमारी 5 केसेस जो है वो फ्री में चलती है। तो ये काम हमारा बहुत ही, हम लोग 2000 से काम कर रहे हैं अभी। तो 20 साल हो गए मैम। 20 साल हो गए हम लोगों को काम करते। अच्छा मैम, जिस किस्म का वक्त चल रहा है, डिवोर्सेस होना बहुत आम बात हो गई है। और डिवोर्स के लिए जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है और हमारे कोर्ट्स इतने स्लो हैं कि जो कपल्स वापस नहीं मिलना चाहते वो भी मिल जाते हैं। ये कारण शायद वापस मिल जाते हैं, शायद ये कारण हो सकता है। लेकिन जिनको नहीं मिलना है उनको, और वो जो नहीं एक दूसरे को स्टैंड बाय कर पा रहे हैं मैम, उनके लिए तो काफ़ी, आपको नहीं लगता तकलीफदायक है? नहीं, तकलीफदायक है, पर अगर उन दोनों के अगर कुछ कंडीशंस अगर वो फुलफिल कर दे, ऐसे होता है कि आपसी समझौता बोलते हैं ना, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स से विदिन 6 मंथ्स उनका डिवोर्स हो जाता है जी। तो उसमें अगर उन दोनों का भी कंडीशंस अगर है कि जैसे लड़की बोलती कि मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए, अगर वो लड़का दे देता है, या उसका जो भी चाइल्ड का कस्टडी है या गिफ्ट आर्टिकल्स है, स्त्री धन है, ये अगर इश्यूज उनके अगर रिजॉल्व हो जाते हैं आउट ऑफ द कोर्ट जी, तो वो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और विदिन 6 मंथ उनका जो है डिवोर्स हो जाता है। तो मैम, अब ये जो जस्टिस फॉर ऑल 20 साल से शुरू है, कभी ऐसा लगा आपको कि मैंने MSW क्यों कर लिया? नहीं, कभी नहीं लगा। मुझे तो सबसे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने MSW किया, बहुत अच्छा किया मैंने।
इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, डिवाइस स्पीकर के, वो रिटायर्ड हो गए। हम्म तो आप हम एक लोग बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि बहुत ही हम प्रोटेक्टेड फैमिलीज में रहते हैं। हम्म और हमें नीचे क्या हो रहा है, ग्रास रूट पे क्या हो रहा है, इसकी हमको बिल्कुल ही ये नहीं रहती, आइडिया भी नहीं रहती कि क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। हम्म और मुझे लगता है कि मैंने MSW किया तो उसके कारण मेरे को रियली मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। और उसके लिए मेरे थैंक्स जो है, मेरी आंटी है वो वर्धा में रहती है, जी। वो मेरी छोटी मौसी है, उसने मेरे को एक्चुअली इसमें उसने फॉर्म ला के देना वगैरह वो सब कुछ उसने मेरे को करके दिया था कि तू कर, ये करके अच्छा कोर्स है। तो दैट टाइम तो मैंने रियली वो क्लास 1 ऑफिसर के लिए ही मैंने वो कोर्स को मैंने लिया था कि मैं क्लास 1 ऑफिसर के लिए मुझे जाना है वगैरह। पर बाद में जब मेरा फील्ड वर्क स्टार्ट हो गया, मैं क्लासेस मेरे स्टार्ट हो गए, तो दैट टाइम मुझे लगा कि नहीं यार, ये बहुत अच्छा है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ तो भी कर सकती हूँ पूरे प्रोसेस में। मैम एक सोशल वर्कर हैं, उनका नाम है नीलेश बम्बवानी, वो आपको देख रहे हैं और कहते हैं नमस्ते मैम। अच्छा, नमस्ते नमस्ते नीलेश। हम लोग पांजरी में साथ में काम करें ना। जी जी जी, मैं उसी पे आ रहा था। मैम ये जो कोविड का वक्त गुजरा, ये एडवोकेट रेखा बाराते मैम के लिए कितना डिफिकल्ट था, और जो पूरा का पूरा आपने जो समाज कार्य किया, इसमें मैम कहीं पे भी कांग्रेस नहीं दिखी, लेकिन आप हर जगह दिखे। कैसे देखेंगे इसको? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, देखो इंस्पिरेशन तो था ही ना। यानी मैं वहां पे खड़ी हूँ, यानी कांग्रेस का ही बंदा खड़ा है, ये सवाल ही नहीं आता। जी। हमारे राहुल जी और प्रियंका जी, सोनिया जी इतना काम कर रहे थे, वो पीरियड में भी वो कर रहे थे, तो मैं भी एज ए छोटी सी वर्कर करके कांग्रेस की मैंने भी वहाँ पे काम किया डेफिनेटली। तो मैम क्या हो गया था फिर पिछले इलेक्शन में, जब आपको टिकट नहीं मिली कॉर्पोरेटर की, क्या हो मुझे गया? टिकट मिला था, टिकट मिला था मुझे, पर लास्ट टाइम जो हमारा प्रभाग था वो इतना बड़ा हो गया था जी कि मैं जो एरिया में काम कर रही थी वो एरिया छोड़ के और भी उसमें ज्वाइन हो गया था, जी। जहाँ पे हम लोगों को पता नहीं थे कि हमने क्या काम हमारे एरिया में किए हैं वगैरह। मुझे ऐसे लगता है, और एक थोड़ा सा बहुत सी चीजें रहती है अभी आपको पॉलिटिक्स से। मैं एज अ सोशल वर्कर, मेरे लिए समाज काम करना और ये करना, यानी ये सबसे बढ़िया काम है जी। पर पॉलिटिक्स के इसमें हमने देखा है बहुत सारी चीजें रहती है। बट मैम एज अ कॉर्पोरेटर, आप जहाँ की कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं, वहाँ के लोग आपसे काफ़ी प्रसन्न थे आपके काम को लेके। काफ़ी तारीफें आपको हमेशा मिली हैं आपके काम को लेके। तो आप आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपके पास आए होंगे इस बात को लेके कि मैडम वापस खड़े रहिए, हमको आप चाहिए वापस से। बराबर है, बहुत जन बोलते हैं कि मैडम नेक्स्ट टाइम अभी आपको तो बिल्कुल आप आना ही है। ठीक है, देखेंगे, सोचेंगे। मैम ये जो पूरा दिन पे दिन चीज़ें थोड़ी सी पॉलिटिकल इंट्यून्ड हो जाती हैं। आप काफ़ी सालों से समाज सेवा में भी हैं और कांग्रेस से भी जुड़ी हुई हैं। जब आए दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखती हैं या टेलीविज़न पे देखती हैं, तो क्या लगता है मैम किस दिशा में जा रहे हैं हम? नहीं, बहुत दुख हो रहा है अभी, बहुत दुख होता है इस बात का कि पहले इतना वातावरण जो था, यानी सोसाइटी का, वो इतना खराब नहीं था, ऐसा मुझे लगता है डेफिनेटली कि लोगों ऐसा एक्चुअली ऐसे हो रहा है कि अभी एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी नहीं रह रहा है, ऐसे लग रहा है कम्युनिटीज में। जैसे कि यानी मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो हम लोग हमारे जो पिताजी के जो भी फ्रेंड्स थे, मुस्लिम फ्रेंड्स थे, उनके घर में आज भी हमारा जाना आना इस तरह से है कि हमें कभी लगा ही नहीं कि वो मुस्लिम है करके, नेवर जी। पर अभी ये सब माहौल देखते हुए लगता है अरे बाप रे, वेरी डिफिकल्ट है ये, इस तरह से नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम लोग सब जो संविधान हम लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इतना बड़ा संविधान हम लोगों को दिया है जी, वो संविधान के हिसाब से हम लोगों ने चलना चाहिए कि तो ही हमारे देश का विकास होने वाला है ना। अदरवाइज हम एक दूसरे के प्रति अगर द्वेष भावना रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि कैसे होगा, बहुत दुख होता है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जिस तरह से बात करते हैं कि मुस्लिम बोले तो एकदम उनको लगता है कि यानी एकदम दुश्मन हो गए, ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब माहौल है। तो मैम आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक कट्टरपंथ का एक स्वरूप है, या सिर्फ ये राजनीति है, या लोग अपने फ़ायदे के लिए बोल के निकल जाते हैं और बाद में उनको सोसाइटी में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है? हाँ, एक
तो है कि कट्टरपंथ तो है ही है, दूसरा तीनों भी चीज़ें आपने जो अभी बोली ना, तो वो तीनों भी चीज़ें हैं यहाँ पे लागू होती हैं। लोगों को कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि जो ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो मुझे लगता है कि नहीं, एक ऐसा एक ऊपरी स्तर जो है उनको अपना ही देखने का है। दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद देयर कंफर्ट एंड ऑल द थिंग्स। नीचे क्या हो रहा है उसके बारे में उनको ज़्यादा सोचना नहीं। लाइक कि आज हमारे यहाँ देखो कि मेट्रो के लिए हमारे पास इतना पैसा है, पर हमारे पास हॉस्पिटल के हमारे लिए पब्लिक के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, या पब्लिक स्कूल सॉरी जनरल पब्लिक के लिए अगर स्कूल्स हम के बात करेंगे, कहाँ है ऐसे स्कूल्स, कहाँ है? आज कॉन्वेंट जो जिस तरह से चल रहे हैं जी, इतना फीस हमारे लोग नहीं दे सकते। हर एक जन कहाँ दे सकता है? आज एक मिडिल क्लास भी 50,000 भी अगर वो कमाता होगा जी, तो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है ना आज जी, क्योंकि एक तो इंग्लिश मीडियम चाहिए, पर ठीक है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों नहीं आ रहा है, वो लाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा मेडिकल, इसके ऊपर तो मुझे लगता है ज़्यादा फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये कोविड पीरियड में हम लोगों ने देखा है किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम आई, तब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2.5 लाख 3 लाख के पीछे नीचे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। कहाँ से लाएंगे लोग पैसा इतना? तो ये बहुत दुख वाली बात है। जैसे हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कितना अच्छा है वो, कि वहाँ पे सभी डॉक्टर्स अच्छे हैं, सुविधाएं है वहाँ पे, उसके बाद भी जिस तरह से उसको बताया गया कि नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पे जीएमसी में तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। दिस काइंड ऑफ का जो एक माहौल बना के रखा है, वेरी सैड। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर पहले गौर करना चाहिए। पर मैम ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को मेयर बनने की जगह नहीं मिली, या महिला मेयर इस शहर को कभी नहीं मिली, मिली है, तो क्या उन्होंने काम अच्छा नहीं किया है जिस उम्मीद से काम उन्होंने करना चाहिए था अब तक? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कि एक जो रहता है ना, औरतें जब महिलाएं जब महापौर भी बनी है नागपुर में, उन्होंने काफ़ी हद तक उनका जो जितना उनको फ्रीडम मिला, ऐसा ही मैं बोलूँगी, उनको जितना फ्रीडम मिला उतना उन्होंने काम करे। और अगर वह अपने रियली सही दिमाग से वो काम करती थी ना, तो जो भी महापौर अभी तक बनी है वो सभी हाईली एजुकेटेड थी। अभी पिछले वाले भी हमारे मैडम थे, वो तो हाईली एजुकेटेड थे। तो उनको भी अपने ढंग से अगर वो काम करती थी ना, उसको उतना वो फ्रीडम रहता था ना, तो डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छे से करती थी। हमारे यहाँ मैं हरदम मुझे तो ये लगता है कि इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड एरिया होने के कारण औरतों को कुछ समझता ही नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते, ये वाला जो माहौल है ना बहुत ख़राब है। तो उसके कारण भी वो एक कॉन्फिडेंस जो एक डेवलप होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जिसके कारण मैं ये चीज़ करती तो ये अगर गलत हो गई तो क्या होगा, ये डर के कारण भी बहुत सारे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैम इतनी हाई क्लास लाइफ, इतनी हाई क्लास लाइफस्टाइल जी रहे हैं सबके सब, इतने महंगे मोबाइल फ़ोन्स लेकर घूमते हैं, इतना अपने आप को अप गॉसिप्स को लेके टॉप नॉलेज रखते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेके टॉप नॉलेज रखते हैं, लेकिन ये छोटी बातें क्यों अभी भी हमारे सोसाइटी में एक वैक्यूम बनाए हुए है, या एक खोखलापन हमारी सोसाइटी में अभी भी है? क्या लगता है आपको? आप एक एक्सपीरियंस लॉयर भी हैं, किस तरह से देखती हैं सब चीज़ों को? खोखलापन आप कौन से हिसाब से बात कर रहे हैं? मैम अभी भी एक ऑर्थोडॉक्स सोच है, जिस तरह से आपने बात कही कि महिलाओं को कुछ समझता नहीं, ये एक सोच रखना, ये भी तो मैम एक खोखलापन ही हो गया। डेफिनेटली। तो इसमें कुछ आपको लगता है बदलाव आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि अभी ये जो नया यंग जनरेशन है ना, वो लोग थोड़ा सा एक इसमें चेंज ला सकते हैं। एक्चुअली मैं हरदम भी ये बात बोलते रहती हूँ कि कैसा है कि डिसीजन मेकिंग वाला जो एक है इशू है, कि लड़कियों को उनके घरों में भी ऐसे थोड़ा सा सीमित किया जाता है उनको। यानी मैंने जो देखा है बहुत सारी, इतने केसेस के साथ मैं डील जब करती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छे से ध्यान में आ गया कि घर के बहुत बड़े डिसीजंस लेना है, लाइक मेरे को घर ये करना है, बिल्डअप करना है या और कुछ करना है, दैट टाइम उसका डिसीजन में कहीं वो ज़्यादा नहीं रहती है। पर घर की ठीक है, छोटा छोटा कुछ लेना है, छोटी चीज़ें लेना है, तो दैट टाइम वो उसको उतना फ्रीडम दिया जाता है। मेरा तो खुद का मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली वो जो फ्रीडम दिया जाता है ना, जो दिखता है कि ये फ्रीडम हमने औरतों को दिया है, वो फ्रीडम कहीं तो भी रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दिया है कि तुम हाँ बस यहाँ तक जाओ, उसके बाद तो हमको ही हमारे पास ही पावर रहेगा।
तो उसके कारण भी बहुत सारी यानी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें रहती है कि जैसे एक आधी महिला वो घर से अगर सपोज जल्दी निकल जाती है और खाना परोसने का एक तो वेरी सिंपल है, खाना परोसना अगर वो अपने इन लॉज है, हस्बैंड है, उनको अगर वो खाना परोस के नहीं जाती है तो एक बहुत बड़ा एक 3-4 दिन उसको कोई भी सस्टेन कर लेता है। उसके बाद वो 5वें 6वें दिन एकदम से घर में एक थोड़ा सा भूचाल टाइप का कि ये कौन सा ये तरीका है कि आप हमें खाना भी खिला के नहीं जा सकते हो वगैरह वगैरह। धीरे धीरे ये चेंज आएगा आएगा डेफिनेटली आएगा, पर तो भी अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि वो लाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। मैम, जिस किस्म की ज़िंदगी महिलाएं आज जी रही हैं उसमें मैं आपको ये कहूँगा कि जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की महिलाएं हैं जो अपने आप को आजकल किटी पार्टीज़ में भी इन्वॉल्व करती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन्वॉल्व करती हैं, अपना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा वक्त स्क्रीन टाइम में बिताती हैं, मतलब फ़ोन पर बिताती हैं, और वो फ़ोन की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं। कई इश्यूज़ नागपुर में भी देखे गए जहाँ पर अखबारों में ये देखा गया कि महिला ने किसी और से दोस्ती कर ली, वो दोस्ती एक रिश्ते में कब बदल गई पता ही नहीं चला, घर भी टूट गया, परिवार भी टूट गया, और वो महिला ब्लैकमेल हो गई। इस किस्म के माहौल में हम इसमें यही बोलेंगे कि अगेन इट इज अ मेल डोमिनेटेड फैक्टर आता है। देखिए अभी एक आधा आदमी अगर ऐसे करता है तो उसको कोई बोलता भी नहीं ना, ठीक है ओके चलो ठीक है, उसने उसकी किस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उसका चल रहा है तो उसके बाद भी उसकी वाइफ को ये बताया जाता है कि नहीं नहीं उसको तो संभाल ले, तो उसको एडजस्ट कर लेना क्योंकि घर टूट जाएगा, घर टूट जाएगा। तो मुझे मेरा ऐसा कहना है कि वो आदमी की भी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि सपोज उसकी वाइफ का इन केस ऑफ ऐसा कुछ हो गया, इन केस ऑफ, तो दैट टाइम उसने भी उतना ये दिखाना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है गलती हो गई उसकी तरफ से तो मैंने भी उसको एडजस्ट करना है। अगर ये एक विश्वास एक दूसरे में रहेगा तो ही ये ठीक ठाक से और विश्वास अगर न बैठ पाए तो फिर क्या करें मैम? नहीं, विश्वास नहीं बैठ पाए तो दैट टाइम तो बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, कि जस्ट लाइफ ड्रैग ऑन करने से अच्छा है कि कुछ तो भी ये शादी हमको दिखानी है लोगों को कि हम बहुत अच्छे से चल रहा है, तो इसमें इससे बेटर है कि बहुत अच्छे से सोचना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। और उसमें मैं ये भी और एक वन मोर है कि ऐड करूँगी कि बच्चे अगर है तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे से वो संभाल के जो भी डिसीजन लेना है वो लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत गहरा असर ये सब बातों का होता है और वो एक साइकिल काइंड ऑफ का साइकिल होती है। बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका शादी होता है तो वो भी इसी तरह से उनकी भी फैमिली जो है वो बहुत अच्छी नहीं चलती है, उनका भी बहुत डिस्टर्बेंस रहते हैं फैमिली में। तो एज अ पेरेंट्स मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनका भी लाइफ आगे जाके अच्छा रहना चाहिए। मैम अगर अभी हाल ही में मैम अखबार में भी हमने पढ़ा कि बहुत सारे महिलाओं के साथ ब्लैकमेलिंग हुई और बहुत सारी महिलाओं ने वो ब्लैकमेलिंग को रिपोर्ट तक नहीं किया, मतलब वो घुटती रहीं लेकिन उन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं किया और किसी को ये बात पता नहीं चली। मैम क्या मैम जस्टिस फॉर ऑल ये महिलाओं के लिए दरवाज़ा खोलती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जब भी कभी कंप्लेंट ऐसी आती है तो दैट टाइम हम उसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमारे लेवल पे करते हैं, जहाँ जहाँ पे लगता है कि पुलिस कंप्लेंट कर देना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि ये अकेली औरत एक काम, उसके लिए बहुत ही पुलिस स्टेशन में जाना, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करना, उसको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरे साथ मैंने अगर ये जाती हूँ पुलिस स्टेशन में जी तो मेरे साथ कौन रहेगा जी, मेरे को तो फैमिली से तो पूरा बाहर कर देंगे जी। ये जो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, और इवन तो क्या होता है कि मैं ऐसा ब्लेम नहीं करूँगी तो भी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी बहुत बार उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है कि पुलिस कंप्लेंट अगर मुझे करना है तो वहाँ पे भी अगेन देर इज दैट फॅक्टर इज देअर दैट की बाई तुम्ही कशाला कंप्लेंट करता, तुमची बदनामी होईल ना, कशाला, त्यापेक्षा घरी राहा ना शांतपणे, ऐसे भी होता है, उसके कारण भी नहीं वो हिम्मत नहीं कर पाती है। मैम अब क्योंकि 2022 में इलेक्शन है, मैं दोनों चीज़ें साथ में लेके चल रहा हूँ मैम, आपके सोशल वर्क की भी बात कर रहा हूँ, आपके एज ए लॉयर भी आप हैं तो मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, और क्योंकि आप पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम बना चुकी हैं और बहुत सारे लोग आपको लुक अप करते हैं, इसीलिए मैं आपसे पॉलिटिकल बातें भी पूछ रहा हूँ। मैम 2022 में एनएमसी के फिर से चुनाव है, उम्मीद करेंगे हम कि आप वापस से चुनाव में लड़ें? देखेंगे, अभी तक मैंने बहुत सीरियसली नहीं सोचा वो बारे में, देखेंगे, सोचेंगे, क्योंकि एक्चुअली एक देखा है कि हम लोग
पॉलिटिक्स में रहते हैं तो एक पावर रहता है, जी तो काम बहुत अच्छे होते हैं। जी तो एक जिसके कारण लोगों को फ़ायदा होता है कि अपना सोशल, मैंने एज मैं ये सोचती हूँ कि मैं सोशल वर्क फील्ड में होने के कारण विद द पावर अगर है तो मैं ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर सकूँगी। मैम, पांजरी में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आप सोशल वर्क में बहुत सारा अपने आप को इन्वॉल्व किया ड्यूरिंग द कोविड टाइम। मैम, आपको क्या लगता है, मतलब मैं विपक्ष नेता के रूप में नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं एक दृष्टिकोण जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपका। आपको लगता है मैम नागपुर महानगर पालिका तैयार थी या तैयार कर सकती थी अपने आप को इस पूरे चीज़ को लड़ने के लिए, या नागपुर की जनता को कहीं ना कहीं इस बात को लेके रिग्रेट करना चाहिए कि गलत लोगों को एनएमसी में बैठाया गया? नहीं, देखो अभी कैसे था ये कोरोना का जो आया तो किसी को भी पता नहीं था ना कि क्या होने वाला है, किस तरह से इसमें काम करना है। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे लगता है कि इतने सालों के बाद ऐसा कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो मैटर है तो उसमें ठीक है, शायद डेफिनेटली पहली बार मैम, जीवन काल में पहली बार। हाँ बहुत है, तो उसके कारण कोई ऐसे इतना प्रिपेयर्ड नहीं था ना ये सब जी। चीज़ों के लिए। पर उसमें दुख की बात बस मुझे ऐसे लगता है कि जो हॉस्पिटल्स है हमारे कॉर्पोरेशन के, जी जो हॉस्पिटल्स है वो उनका जो रोल था कि वहाँ पे रियली वे बहुत ही अच्छे अगर रहते थे, नॉट ओनली फॉर द कोविड, मेरा ऐसा कहना है कि ऑल द टाइम के लिए वो बहुत ही अच्छे इक्विपेड रहना चाहिए। तो जाके कहीं भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आया ना तो उसमें लोगों के प्रॉब्लम्स ये हो सकते हैं। जैसे अभी हम बोलेंगे कि ये कोविड के इसमें जो भी पांजिम नाका बोलो या और भी जहाँ जहाँ पे सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है और ऑर्गेनाइजेशंस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने दिल से काम किया, लोगों ने भी बहुत उसमें सहकार्य दिया। टुगेदर वी कैन, यस, टुगेदर वी कैन जो है उसके साथ साथ बाकी भी सभी लोग जो जी। इसमें इन्वॉल्व हुए थे, टुगेदर वी कैन तो बाद में वो फॉर्म हुआ जी। पहले तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअली कर रहे थे। इंडिविजुअली किया, लोगों ने डोनेट किया, जी तो उसके कारण ये जो भी माइग्रेटेड लेबर थे ना उनके लिए बहुत सहूलियत हो गई। मैम, आपने भी बहुत सारे हजारों लोगों को खाना बांटा, राशन बांटा। बिल्कुल जी। बिल्कुल। हमने हमारे सोनेगांव जो ये एरिया जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यूअसली 7 अप्रैल से टिल हमारे पास अभी भी कोई आता है तो अभी भी हम उनकी हेल्प अभी भी चालू है, पर वो बहुत ही अभी कम हो गया है। पर ये पीरियड में हम लोगों ने लोगों के रेशन कार्ड्स बनाना, उनके बाकी भी रेशन कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट था जी कि क्योंकि राशन फ्री में मिल रहा था तो तभी हमने ये बहुत ही अच्छा ड्राइव चलाया और बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा भी हुआ। जी दूसरा बहुत सारे लोगों को यानी उनके घर तक पहुंचाना वो भी काम हमने किया, इंडिविजुअल लेवल पे भी हमने बहुत किया। और पांजरे नाका का एक स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगी कि वहाँ पे लोग जो है इतने दूर से चलते हुए आ रहे थे जी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी कि 6वां महीना चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है, ऐसे सभी लोगों को हम पांजरे नाका से एक बहुत अच्छी सेवा दे सके कि एम्बुलेंस हम उनको प्रोवाइड कर सके कि जो भी ऐसी महिलाएं आई कि हम तुरंत जो ये था एम्बुलेंस सर्विसेज जो थी जी उनको हम कॉल करते थे। और डेफिनेटली इसमें मैं फिर से थैंक्स दूंगी कि यहाँ के हमारा जिला प्रशासन है, यहाँ के जिलाधिकारी है, उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया ये पूरे प्रोसेस में कि हमारा कोई भी काम जिसके कारण यानी हमने जब भी उनको हेल्प मांगा था हमको हेल्प मिलते गया। तो इसलिए मैं उनके भी बहुत थैंक्स देती हूँ जिलाधिकारी साहब को भी कि उनके कारण भी हमको बहुत हेल्प मिली। मैम, कांग्रेस के कमलेश चौधरी ने एकदम से एनएमसी के परिसर में तुकाराम मुंडे जी के लिए नारे लगाना शुरू किया कि तुकाराम मुंडे जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि आप कांग्रेस से बिलोंग करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं कांग्रेस को, किस तरह से वो पूरे के पूरे वाक्य को आप देखती हैं? देखिए, एक इंसान तो कोई काम नहीं कर सकता है, सबका कोऑर्डिनेशन उसमें रहना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि पूरा जैसे कि अभी हम बोल रहे कि जिला प्रशासन और जिलाधिकारी, उसी तरह से कि कॉर्पोरेशन के जो भी सब डिपार्टमेंट जो इसमें इन्वॉल्व थे सभी लोगों ने काम किया है ना, नॉट ओनली द मुंडे साहब, उन्होंने तो किया ही है डेफिनेटली जी। और उसके साथ साथ बाकी भी लोगों को हम सभी जन ने उनको थैंक्स देना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। मैम, पहले मैं आज से कई साल पहले मैम, क्योंकि मैं आपको कई सालों से जानता हूँ, कुछ साल पहले तक मैम आप बहुत पॉलिटिकली
करेक्ट होकर बोलती थी, बहुत स्पष्ट रूप से अग्रेसिवली बोलती थी। आजकल अग्रेसिवली नहीं बोलती हैं। अपसेट हैं किसी बात पे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों अपसेट रहेंगे? नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। मैम, जिस तरह से दिल्ली में भी जो चीज़ें चल रही हैं, आपको लगता है मैम कि 2 चुनाव को हारने के बाद वापस से कांग्रेस अपनी जगह बना पाएगी? बिल्कुल, डेफिनेटली बना पाएगी, डेफिनेटली बना पाएगी। कांग्रेस ही एक ऐसा पक्ष है कि जो सबको लेके चलता है, सबको लेके चलता है। तो इसलिए कांग्रेस ही पक्ष ऐसा है। मैं तो बहुत ही पहले से देखो, मेरे को बहुत दुख होता है कि जब लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कुछ भी बात करते हैं उनके बारे में, या महात्मा गांधी के बारे में भी बहुत बार बात होती है, राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये सभी लोगों के बारे में जिस तरह से लोग बात करते थे, बड़ा दुख होता है। इस बात के लिए दुख होता है कि वो लोग तो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। उनको अगर वो नहीं ये स्वातंत्र संग्राम में नहीं आते थे तो उनका लाइफ क्या क्या फर्क पड़ता था ना उनको ये सब करने से। जी। और एक अच्छे दिल वाले लोगों के लिए अगर कोई ऐसे गलत बात करते तो बड़ा खराब लगता है। और ये लोग रियल सेंस में सेकुलर, उनको सभी चीज़ों के लिए वो एकदम, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत दुख होता है कि राहुल जी को कोई पप्पू बोलता है तब भी बड़ा दुख होता है कि एक इतना उन्होंने, देखो अभी कोविड के टाइम उन्होंने पहले वार्न कर दिया था कि ऐसे होने वाला है, हो सकता है, आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। नहीं हुआ, नुकसान किसका हुआ इसमें? नुकसान किसका हुआ? एक एकदम नीचे वाला जो आदमी है, जनता का, उनका नुकसान हुआ है ना ये इसमें। जो है पैसे वाले लोग हैं उनका क्या बिगड़ा? उनका कुछ नहीं बिगड़ा जी। आज हमने देखा है कि वो पीरियड में जिस तरह से मजदूर लोग जो जा रहे थे, कितना दुख वाली बात थी। क्या किया हमने उनके लिए? हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया उनके लिए। एज अ गवर्नमेंट ने क्या किया? मुझे नहीं लगता क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या उन्होंने, बस बाद में ट्रेन कब स्टार्ट हुई, बाप रे, जब लोग बहुत सारे निकल गए थे, कैसे भी करके वो अपना घर पहुंचना चाहते थे। मैं एक इंसिडेंस आपको बताती हूँ कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे थे जब ये माइग्रेटेड लेबर को, जब श्रमिक ट्रेन चालू हो गई थी, तब हम लोगों ने पांजरी नाका के जितने भी हैं सभी, जैसे नीलेश है, शोएब है, अनुसया काड़े है, जोसेफ सर है, भरने सर, ये सभी लोग जो जिस तरह से, संदीप भरने, ये सभी लोग जिस तरह से काम कर रहे थे ना वहाँ पे, सुषमा करके है, उसने भी बहुत पहले से काम किया था। ये सभी लोग जिस तरह से काम कर रहे थे वहाँ पे श्रमिक के इसमें, तो ऐसे लगता था कि वो ट्रेन जब जा रही थी, एक दिन हम वहाँ पे जब रात 12:30 बजे कलकत्ता जम्मू वो साइड में एक ट्रेन जा रही थी, हम लोग वहाँ पे खड़े थे, तो 3 लड़के साइकिल पे आए थे हैदराबाद से साइकिल चलाते हुए। तो उनको बताया गया कि वो लड़के साइकिल से ही उनका जाने का पूरा प्रोग्राम था, पर पता चला कि नहीं, अरे ये ट्रेन मिल रही है अपने को जी। तो वो लड़के बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जैसे स्टेशन पे आए तो वहाँ पे बताया गया उनको कि आप अपनी साइकिल लेके नहीं जा सकेंगे, आपको साइकिल यहीं पे छोड़ देना है जी। तो वो बच्चे एकदम परेशान हो गए थे कि उन्होंने जैसे तैसे करके जो भी साइकिल्स खरीदी थी। हम लोग वहाँ पे खड़े थे, मैं थी, बाद में शोएब था, शोएब और बाद में नीलेश, शोएब मेमन और नीलेश मेट्टावर करके, ये इधर अपने सहकार नगर में रहता है। हम तीनों ने इमीडिएटली डिसीजन लिया, हमने तीनों साइकिलें खरीद ली, बच्चों को पैसे दे दिए। इतने खुश हो गए वो, बहुत ही खुश हो गए कि चलो, यानी हमारे वेस्ट नहीं गया हमारे साइकिल का। तो ये ऐसी जो चीजें होती गई ना, बहुत, आप अगर वो वहाँ पे अगर तब रहते, शायद आप होंगे भी वहाँ पे, आप अगर मैम, मैंने एक श्रमिक ट्रेन गुजर रही थी, तो वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस था, जहाँ पर नागपुर से आसपास जुड़े 1200 एनजीओज ने मिलकर वहाँ पे खाना और वो सब चीजें प्रोवाइड करी थी, तो वो पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट था, वो खाना पहुँचाना, चाय पहुँचाना, पार्ले जी के बिस्किट्स, पानी की बोतलें, वो सब मैंने प्रोसेस देखा है। मैंने एक शो भी उस पर कवर किया था। अच्छा। क्योंकि जब नागपुर घर के अंदर था तब राज सड़कों पे था। अच्छा, नहीं, तो हम भी वहाँ पे पूरा टाइम सड़कों पे ही थे। जी जी जी। तो राज की बात वहीं से तो शुरू हुआ मैम। अच्छा। तभी से नॉन स्टॉप शो चालू है। अच्छा, है ना। तो बड़ा तकलीफदायक था वो पूरा का पूरा बहुत खराब था। पर मैम, अघाड़ी सरकार में तो आप भी हैं अभी जी। अभी है ना। करेंगे ना, अभी हमारा धीरे धीरे, देखो जैसे ही हमारी सरकार आ गई, आघाड़ी सरकार आ गई,
उसके बाद देखो ना, उसके बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसे कोरोना आया, कोरोना के कारण कितना टाइम गया ना, जी। दूसरे चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए किसी को वक्त ही नहीं मिला ना। सच बात हो जाएगा, धीरे धीरे करके हो जाएगा सभी कुछ, बहुत अच्छे से काम चलेगा। 101% अच्छा काम चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। एडवोकेट रेखा बाराहाते किस तरीके से देखती हैं, आने वाले वक्त में क्या क्या करना चाहती हैं? आने वाले वक्त में मेरा बेसिकली मैं तो यही चाहूँगी, शिक्षा एकदम गरीब से गरीब के लिए अच्छा शिक्षा उसको उपलब्ध होना चाहिए। बाद में मेडिकल फैसिलिटी उसको मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी ये जिस तरह से समाज में अभी चल रहा है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, ये मेरे को बहुत ही दिल से लगता है कि पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके लिए मुझे जो भी ट्राई करना है, और डेफिनेटली मैं वो ट्राई करूँगी। और बाकी भी प्रोग्रेस के हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए उनका जी फॉर द जॉब्स, जी वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी बच्चों के लिए। जी तो वो सभी बातों के ऊपर काम करना मैं बहुत चाहूँगी। और बस यही लगता है कि ऑलवेज ये भी एक मेरा प्रेयर रहता है कि सभी को अच्छा लाइफ, एक ज़िंदगी मिली है, वो सभी जन बहुत अच्छे से अपना गुजारे, किसी को कोई टेंशन ना रहे, बहुत अच्छे से अपना लाइफ जिए, तो ही ये समाज में शांति और सब सुख शांति रह सकती है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे आखिरी के 2 सवाल हैं आपसे। पहला ये कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज नहीं करती हैं, सोशल नेटवर्किंग पे भी बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्लैमराइज नहीं करती हैं। बहुत सारा बाकी नेता जो जिस तरह से आए दिन अपने बैनर्स छपवा कर अपने कार्यकर्ताओं से जगह जगह बैनर लगवाते हैं, आप वो भी नहीं करती हैं। कोई ख़ास वजह ये सब न करने की? नहीं, मुझे एक्चुअली बहुत पहले से ऐसा बहुत पब्लिसिटी वाला नहीं, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता वो, कि अपना ही क्या पब्लिसिटी। ठीक है ना, किसी को लगता है कि हाँ मैं अच्छा काम करूँ, तो वो डेफिनेटली वो खुद ही बोलता ही है कि हाँ ये कर रहे हैं कुछ। पर खुद से होके बहुत ये करना मुझे नहीं अच्छा लगता वो। हमारे एक व्यूअर हैं प्रवीण पाटिल, वो देख रहे हैं, उनका एक सवाल आया है। अच्छा, वो कहते हैं मैम कैसे देंगे गरीब को शिक्षा, एक्सप्लेन करेंगे? गरीब को शिक्षा बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि अभी जो भी कॉरपोरेशन की जो बंद स्कूल पड़ी हुई है ना, वहाँ पे हम हमारे जो भी एरियाज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, सोनेगांव के जो बच्चे हमारे कॉन्वेंट में जा रहे हैं जी तो ऐसा एक टीम बना के, जैसे हम बहुत बार अभी ऐसे ये भी हम लोग देख रहे हैं कि हाउसवाइफ है, जी पढ़ी लिखी है, घर में ही है, जी उनको भी अगर हम उनको भी लगता है कि कहीं तो भी हमने हमारा टाइम देना चाहिए, तो दैट टाइम एक क्वालिटेटिव टाइम वो दे सकती है। तो ऐसा एक ग्रुप बना के हम लोग शिक्षा ये बच्चों तक हम पहुंचा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पहुंचा सकते हैं। मुझे इसके लिए हमको कॉर्पोरेशन की तरफ हमको एक अर्जी देनी पड़ेगी कि आप हमें जो प्लेसेस है वो अवेलेबल करके दो। डेफिनेटली हो सकता है। और इनको हम होम स्कूल का नाम दे सकते हैं कि ये एक ऐसे प्रोसेस से चल सकते हैं। मैम ये मेरा आखिरी सवाल आपसे, हम आपके बेटे को भी देख रहे थे मैम, ये पूरे के पूरे कोविड के वक्त में बहुत सारा काम करते हुए और ना ग्राउंड रूट लेवल पे वो काम कर रहे थे। खाना पहुंचाना लोगों को, किराने के पैकेट्स पहुंचाना, वो सब काम उनको करते हुए लोगों ने देखा है। लोगों के मन में ये सवाल भी आया है कि क्या एडवोकेट रेखा बाराहाते अब अपने शस्त्र को उतार रही हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। टोटल सोशल वर्क, और दैट इज अप टू हिम। उसको लगता है तो ही वो करेगा। कोई उसको ऐसा ये नहीं कि एज अ शस्त्र वगैरह करके, तो बिल्कुल ही नहीं। Whoever is capable वो ही उसमें वो आना चाहिए, जो भी कैपेबल है वो पर्सन इसमें आना चाहिए। मैम महिलाओं ने पॉलिटिक्स में उतरने के बारे में आजकल बहुत अपने आप को पीछे किया है। ये बात अलग है कि रैलीज में और ये सब में वो पार्टिसिपेट कर लेती हैं, लेकिन प्रोफेशनली जब आप बात करते हैं पॉलिटिक्स में उतरने की, थोड़ा सा लड़के आगे हो जाते हैं, लेकिन लड़कियां अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखती हैं। आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? मैं एक्चुअली ये संदर्भ में तो यही बात करूंगी, क्योंकि देखो क्या है कि पॉलिटिक्स बोले तो एक थोड़ा सा जनमानस में एक ऐसा माहौल है कि एक तो वन थिंग है कि दैट इज अ मेल डोमिनेटेड एरिया है, बहुत ही मेल डोमिनेटेड एरिया है। दूसरा ऐसा है कि थोड़ा एखादी लड़की या महिला थोड़ा एकदम बहुत ही एक्टिवली वो काम कर रही है, सपोज किसी के साथ ज़्यादा बात हो रही है उसकी, तो
तुरंत उसको कैरेक्टर पे लोग आ जाते हैं। जी तो वो भी एक थोड़ा डर रहता है कि बाबा मैं, और अच्छे जो फैमिलीज हैं, अच्छे ऐसे नहीं बोलूँगी, जो भी फैमिलीज में से लड़कियाँ आती है तो एक थोड़ा कहीं तो भी वो एक रहता है कि नहीं बाबा मेरे को, मैं बहुत ही अच्छा, मेरा एक इमेज जो है मेरा अच्छा ही इमेज रहना चाहिए। जी और ये क्या होता है कि अभी हम देखते हैं कि पिक्चर्स में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं ना, उसका भी बहुत इम्पैक्ट रहता है कि हाँ ये ना बहुत ख़राब एरिया है, जी ये बहुत ख़राब एरिया है। पर मैं तो बोलूँगी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा ये है जिसमें आना चाहिए। और बहुत ही अपने जो पॉइंट्स है ना वो बहुत अच्छे तरीके से अगर हम प्रेजेंट करते हैं और हम अपना काम बहुत अच्छे से करते तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम कुछ आ सकती है। मैम आपने अपना वक्त दिया, आपने बात करी, आप दिन भर से बहुत थकी आ रही हैं लेकिन फिर भी आपने अपना टाइम दिया, आपने बात करी, और जिस तरह से आप अपने समाज सेवा से आप जुड़ी हैं, जिस तरह का काम आपने सोनेगांव एरिया में एज अ कॉरपोरेटर किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शहर उस बात को लेके आपको ग्रेटिफाई भी करता है और आपको सल्यूट भी करता है और आपको धन्यवाद भी करता है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप ये सब करते रहें, और जिस तरह से आप सिर्फ सोशल वर्क की तरफ सबसे ज़्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करवा रही हैं, आप करते रहें, क्योंकि आप जैसे लोग जब रहेंगे तब मुझे ऐसा लगता है कि अब, क्योंकि कोविड के बाद जो बात लोगों को भी समझ में आ गई कि नेता काम आए ना आए, सोशल वर्कर काम ज़रूर करता है ना। और आप एक ऐसी गॉड गिफ्टेड हमें सोशल वर्कर मिली हैं जो सिर्फ एक सोशल वर्कर भी हैं और एक अच्छी नेता भी। तो आपसे निवेदन है कि आप इलेक्शन भी लड़ें और जीत कर आएँ, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। अपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज एडवोकेट रेखा बाराहते मैम से मिलने के बाद एक बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि यू नो पीपल कम आउट एंड पीपल गिव देयर बेस्ट। जब बात ग्रेटिफिकेशन की होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं। इनमें से नागपुर शहर वाकई में कहीं ना कहीं आज अप्रिसिएशन के मामले में बहुत पीछे है। अच्छे नेताओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, अच्छे समाज सेवक को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और इसीलिए उनका भी मन कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एडवोकेट रेखा बाराहते मैम का मन ख़राब हो गया है, वो अपनी सेवाओं में लगी हैं, वो अपना काम करती रहेंगी, लेकिन जितने युवा हैं उनसे निवेदन है कि ऐसे लोगों से ज़रूर जुड़ें, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें जो एक सपना को लेकर चलते हैं, एक सपने को लेकर चलते हैं कि समाज के लिए कुछ करना है। बिकॉज एवरी टाइम इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट अस। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।